Okay, so the new rubric I learned from this session was the nose rub blossom. Then the case of osteoarthritis described by sir. The case of osteoarthritis described by sir. He has taken only two rubrics which were very peculiar to the case. He reached to the minimum. I think that case was very good. Then it was nice input by Dr. Aman Zahir regarding the indications of ignatia in cases of cons. And the last case discussed by Sir of chocolate cyst, he has very beautifully described the concept of band generalization. So we will move forward with our next speaker, who is Dr. Ruchi Garg. Ma'am, you are there. Sir, one more thing, this मेजेरेनियम 200 के साथ उन्होंने और एक रेमेडी कोई बोली थी जो खुजली के लिए एक जगह के बाद Oleander. दूसरी जगह नहीं. Oleander undressing aggravate. हाँ, उसका मेजेरेनियम और दूसरा which one? डर्मेटोग्राफी के लिए स्टेफिसेग्रिया बोली थी Yes. मेजेरियम के साथ। अच्छा, थैंक यू। So our next speaker is Dr. Ruchi Mamta Garg, who has done her BHMS and she is practicing since 2017. She has treated many pathological cases like diabetes mellitus, autoimmune disorder, drug addiction, renal failures, ABN, cancer, etc. She is practicing in Madhya Pradesh in Satna. So over to you, ma'am. Thank you, sir. Thank you so much. myself डॉक्टर रुचि गर्ग। मैं एक केस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। पहले मैं पूरा ओवरऑल केस बताऊंगी, उसके बाद फिर आप अपने रिव्यूज दीजिएगा, आप कमेंट दीजिएगा। और ये जो केस है, ये है एक मैम आप सबको म्यूट कीजिए प्लीज। मैम आप अपने आप को अनम्यूट करके बोलिए अभी। ओके, आ रही है मेरी वॉइस? तो ये 41 इयर्स ओल्ड एक लेडी है। ये मेरे पास आई थी, बेसिकली एक व्हील चेयर पेशेंट है। तो ये मेरे पास आई थी कि मुझे पूरी बॉडी में पेन रह रहा है, स्पेशली कमर के ऊपर वाले पार्ट में। और ये पेन इतना रह रहा है, ये सारा काम अपना व्हील चेयर पे रहते हुए ही करती हैं। तो इन्होंने बोला मैम इतना पेन रह रहा है कि अभी मुझे अगर व्हील चेयर से झुक करके भी कोई सामान उठाना है तो वो मैं उठा नहीं पा रही हूँ, मैं कोई भी काम नहीं कर पा रही, मेरा कमर के नीचे का हिस्सा काम नहीं करता। तो मुझे कोई भी काम करने के लिए अपने हाथों पर या बॉडी के अपर पार्ट पर ही डिपेंड रहना पड़ता। तो वो करने में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और अब मुझे डर ये लग रहा है कि जो जैसा मेरा कमर और कमर के नीचे का हिस्सा हो गया है पैरालाइज, कहीं अब ये चीज अपर साइड भी ना हो जाए, ऊपर की तरफ भी ना हो जाए। तो उन्होंने ये बोला कि मैंने कहा ये डर क्यों आया आपको? तो उन्होंने बोला कि मैम जब मैं 3 या 4 साल की थी तो मुझे फीवर आया था, और फीवर आने के बाद उस दौरान जो मुझे ट्रीटमेंट दिया गया था उसके बाद होल बॉडी पैरालाइज हो गई थी, ऐसा मुझे मेरे फैमिली मेंबर्स बताते हैं। ट्रीटमेंट कराते कराते मेरा जो अपर पार्ट है बॉडी का वो इम्प्रूव हो गया, लेकिन कमर और उसके नीचे का पार्ट कंप्लीटली पैरालाइज्ड ही है, उस पर कोई मूवमेंट नहीं है। इवन वो लेडी बोलती है कि अगर मैं लेटी हुई हूँ सपोज बेड में और मुझे करवट लेनी है, तो करवट लेने के लिए पहले मुझे उठना पड़ता है, फिर हाथों से अपने कमर को टर्न करती हूँ और कमर के नीचे के हिस्से को टर्न करती हूँ, तब मैं करवट ले पाती हूँ। तो ये पूरा, अब उनको अगर व्हील चेयर से बेड में शिफ्ट होना है तो पूरा हाथों के सहारे से ही टेक करके वो व्हील चेयर से बेड में या बेड से व्हील चेयर में शिफ्ट होती है। मतलब कमर और कमर के नीचे के हिस्से में कोई भी सेंसेशन कुछ भी नहीं था।
तो मैंने उनको बेसिकली पेन के लिए ट्रीटमेंट देना शुरू किया। और जो उनकी पर्सनल हिस्ट्री थी, इन्होंने मुझे बताया कि 40 इयर्स की एज में इन्होंने शादी की। सीधी सी बात है, मेरा पहला क्वेश्चन था कि क्यों, मतलब 40 इयर्स की एज में आकर के कौन शादी करने करने का सोचता है, और अगर आपने ऐसा किया तो क्या थिंकिंग रख करके किया। तो उन्होंने बोला कि मैम नो डाउट अभी तक तो मेरे पेरेंट्स ने ही मुझे सपोर्ट किया है, हर एक तरीके से ट्रीटमेंट करवाया, सारी चीजें, लेकिन अब मुझे कहीं ना कहीं डर लगता है कि कितने दिन के लिए साथ है मेरे पेरेंट्स मेरे, आगे मेरा क्या होगा, मेरी देख रेख कौन करेगा। मैं तो कम्प्लीटली व्हील चेयर पे रहती हूँ, कुछ अर्निंग भी नहीं करती, क्या करूंगी मैं, भाई भाभी किसके कितना साथ देते हैं। तो ये सोच करके फिर मैंने सोचा कि चलो शादी कर लूंगी तो कम से कम एक मुझे इमोशनली मेंटली सपोर्ट रहेगा। शादी करने के बाद जब वो अपने हस्बैंड के इधर गई तो कुछ मंथ सारा ठीक रहा, और वहां पर भी उनको प्रॉब्लम होने लगी। मैंने पूछा क्या प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि जो मेरी मदर इन लॉ है वो हर वक्त मुझे ताने मारती रहती थी। मैं व्हील चेयर में भी रह करके एक जो नॉर्मल वुमेन जो काम करती है घर के सारे, वो सारे काम मैं करती थी। उसके बाद भी वो मुझसे सेटिस्फाइड कभी भी नहीं रहती थी, खुश नहीं रहती थी कभी भी। फिर मैंने कई बार उनको सुना कि वो मेरे हस्बैंड के कई बार कान भी भर रहे हैं, और मुझे हस्बैंड से जो फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होता कि मेरे भी कुछ खर्चे हैं, उसके लिए मुझे पैसे चाहिए, तो वो देने के लिए झगड़े होने लगे, आनाकानी होने लगी। तो फिर मैं वो छोड़ करके अपने घर पे आ गई। तो ये केस है, और उनको मेडिसिन दी मैंने। उसके बाद जो उनका फॉलो अप है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि क्या इम्प्रूवमेंट आया। जो पैरों में एक भी जान नहीं थी कि अगर पैर गिर रहे हैं वो खुद से समा, मतलब जीरो सेंसेशन था कमर और पैर के नीचे। अभी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करती हूँ, आप देखिए। शादी की सालगिरह है, अगर 20-50 की शादी ले पकड़ तो ये देखिए पैरों में इतनी ताकत आ गई है कि अब वो आ, मतलब पैर से ही Neha ma'am, please mute yourself. स्टूल को पुश कर पा रही हैं। और उनकी कमर का मूवमेंट वो भी मैं शेयर करती हूँ। ये उनका ऑफिस है। अपनी जगह से दूसरी जगह सरकाया। और ये कि ये मोमेंट मेरा बिल्कुल भी नहीं था, जीरो था। मैं पैर भी मेरा थकता नहीं था, रख ही नहीं पाती थी इसके ऊपर तक, मतलब बैलेंस बिगड़ता था पैर इस पे स्टूल पे रखने पे भी। तो ये मेरा सबसे अच्छा है। और बाकी के जो दूसरे वीडियो है वो कल मैं बना के आपको भेज दूंगी। सो देखा आपने इसमें, ये खुद एडमिट कर रही हैं कि कोई भी सेंसेशन नहीं था इनके पैरों में, और इन्होंने मुझसे कहा कि मैम मुझे उम्मीद लग रही है कि अब मैं जल्द ही कम से कम कैलिपर के थ्रू ही मैं चल पाऊंगी, और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। जो कभी व्हील चेयर से उठने के बारे में नहीं सोच सकता था, और वो अब चलने के बारे में सोच रही है 35 to 36 ईयर के बाद। जस्ट इमेजिन, उसने एक होप ही छोड़ दी होगी अपनी लाइफ में कभी भी। उसकी मतलब उसकी हैप्पीनेस तो हम लोग इमेजिन ही नहीं कर सकते ये चीज। और अभी आप लोगों ने जितना भी केस सुना, तो इसमें क्या आप लोग अपना
पॉइंट रख सकते हैं कि क्या रूब्रिक्स आ सकते हैं। ये पाठक रिपर्टरी से ही मैंने रूब्रिक सेलेक्ट किए थे इसमें। मेरा प्राइमरी रूब्रिक ये केस में रहेगा बेड टर्निंग इन एग्रेवेट। हाँ, एक चीज मैं और बताती हूँ, इनकी मसल्स जो है वो कमर और कमर के नीचे की पूरी स्टिफ हो चुकी थी, और यही चीजें अब अपर बॉडी में भी होना शुरू हो गई थी, जो मिस हो गया वो एड ऑन किया मैंने। जी सर बताइए। पैरालिसिस असेंडिंग। ओके, और Someone has written, Dr. Manish Kumar written deadness. Then Dr. Vismay Prajapati had written paralysis, paraplegia, fever after. सो यहाँ पर मेरा प्राइमरी रूब्रिक था जो स्टार्टिंग से बना हुआ था, और टाइम बीतने के साथ साथ वो चीज बढ़ती ही गई, और अब वो अपर बॉडी में भी होनी शुरू हो गई थी। दैट इज मसल्स इंड्यूरेटेड। पाठक रिपर्टरी में है 273 पेज नंबर। इस रूब्रिक को मिस नहीं कर सकते थे क्योंकि ये स्टार्टिंग से ही बना हुआ था, जिस तरीके से जब उनकी डिजीज डेवलप हुई उसके साथ, और मेडिसिन देने के बाद सबसे अच्छी बात उनकी मसल्स सॉफ्ट आ गई। अब उन्होंने बोला कि उनके पैर एज अ नॉर्मल फील होते हैं, जैसे इसमें ताकत है। एंड सेकंड रूब्रिक इज फियर ऑफ पॉवर्टी, ये है 146 पे। यस, सिर्फ 2 ही रूब्रिक लिए थे, इस पे 6 मेडिसिन हैं। फियर ऑफ पॉवर्टी इसलिए, जिस लेडी को उसके पेरेंट्स ने पाल पोस करके इतना बड़ा किया, उसकी बीमारी में इतना सहारा किया, वो इनसिक्योरिटी में आकर के 40 इयर्स की एज में जाकर के मैरिज का डिसीजन लेती है, कितनी ज्यादा उसके अंदर इस चीज का डर है। Very good. तो So ये रूब्रिक, और it's a good combination of Sehgal method with Pathak repertory. Sehgal method also teaches fear of poverty in these lines, no? Mind Ma'am, method. I have a question. Ma'am, I have a question. If we are supposed to take a mental rubric in a case, why will we choose Pathak repertory for this? Because Pathak repertory has a very, very limited remedies when it comes to mind subject. And there is provision for cross repertorization where we can use multiple repertories to solve a single case. तो मेरा डाउट है पर्सनली कि अगर मुझे माइंड रूब्रिक लेना होगा तो आई टेक ओनली पाठक रिपर्टरी फॉर रेफरेंस, नॉट फॉर द रिपर्टराइजेशन। देखिए, जहां तक रिपर्टरी की बात करें तो अभी मुश्किल से 1 साल पहले मैं रिपर्टरी यूज नहीं करती थी, टोटली मटेरिया मेडिका के बेसिस पे मेरा प्रैक्टिस था। और तो फिर उसके बाद मैंने पाठक रिपर्टरी यूज करना शुरू किया, तो अभी रिपर्टरी के नाम पे मुझे पाठक रिपर्टरी ही अच्छे से आती है देखना। दूसरी बात ये कि लिटरली मैं फ्रेंकली बोलूंगी जो है, और दूसरी बात ये, जब भी कोई सिम्टम हमें प्रोमिनेंट मिल रहा है, ये दोनों चीजें लाइक कहीं से अगर मिस करते ये दोनों सिम्टम्स, तो ये पूरा केस ही मिस हो जाना था, वो फिर हाथ नहीं आता। तो हालांकि इस केस में और भी कई सारे रूब्रिक्स लिए जा सकते हैं, पर वो इतने प्रोमिनेंट और इतने कंफर्म नहीं लगे मुझे, टू बी ऑनेस्ट, जितने ये दोनों सिम्टम्स मुझे लगे, जिसको कहीं से भी मैं मिस मतलब छोड़ नहीं सकती थी। और ये दोनों रूब्रिक लेने के बाद ही मेडिसिन हमारी क्लियर हो गई, कैलकेरिया फ्लोर। और लिटरली मतलब जब मैंने उनको ये मेडिसिन दी, एलएम पोटेंसी में दी थी 0/1, विद इन 1 मंथ उनका जो भी बॉडी का पेन था वो सारा तो चला ही गया। विद इन 1 मंथ 36 ईयर का पैरालिसिस 1 मंथ में ही क्या रिजल्ट देता है कि मैम मेरे पैरों में सेंसेशन लौट आई है, 5% मुझे सेंसेशन लग रही है। आज मैं जब व्हील चेयर से बेड पे शिफ्ट हुई तो हाथों के सहारे से मैं शिफ्ट हो रही थी बेड पे, और लाइक ऑटोमेटिकली मेरे पैर ने मुझे सपोर्ट किया बेड पे शिफ्ट होने के लिए। इवन मैं फ्रेंकली बोलती हूँ, मैंने भी नहीं इतना फास्ट रिजल्ट और इतना अच्छा रिजल्ट मैंने भी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी मिलेगा।
ये सिर्फ 4 या 5 महीने का के फॉलोअप में उनको इतना इम्प्रूवमेंट आ गया कि अब वो अपने पैर से ही किसी भी सामान को प्रेशर लगा करके खिसका देती हैं, और ये होप लौट आई उनके अंदर। मैम 273 आपने प्राइमरी रुब्रिक कौन सा बोला था, मसल क्या? मसल्स इंड्यूरेटेड। Indurated. इंड्यूरेट। Sir, ma'am, what's her age? That patient's age is now? पेशेंट की एज है 42 इयर्स। Okay, now 42 years only. यस। So she married 2 years back. बीच में नहीं, बीच में इन्होंने ट्रीटमेंट बंद कर दिया था, लाइक 1 मंथ लिया और उसके बाद पता भी नहीं चला, मैंने भी फॉलो अप नहीं लिया और उन्होंने ट्रीटमेंट बंद कर दिया। जब ये लौट करके रिटर्न मेरे पास आई तो मैंने इनसे रीजन पूछा कि क्यों ट्रीटमेंट बंद किया था आपने, तो उन्होंने बोला कि मैम मैं पैसे किससे मांगू, अपने ट्रीटमेंट के खर्चे के लिए, मुझे पर्सनल खर्चे के लिए तो पैसे मिलते नहीं। तो मैंने जब उनको ये ऑफर किया कि आप मत दो पैसे, कोई दिक्कत नहीं है, आप ट्रीटमेंट तो एटलीस्ट कंटिन्यू रखो, तो उन्होंने बोला कि नहीं मैम, अब मैंने वर्क फ्रॉम होम एक शुरू किया है और उससे अब मेरी इतनी अर्निंग हो जाती है कि मैं आपकी फीस पे कर सकूंगी। और फिर उसके बाद इन्होंने ट्रीटमेंट कंटिन्यू किया है तब से अभी तक। Good sharing, ma'am. मैम LM पोटेंसी कैसे दिया, मतलब? सर LM सर potency ये टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रुप में। ये ठीक है सर। हाँ हाँ हाँ। और अभी पेशेंट LM2 पे है। हो गया आपका? सर ये, हाँ सर, हाँ, थैंक यू Okay, सो चलो. मच। So the rubric muscles indurated had come to the repetization chart after observation. मैं जो हमेशा बात करते रहता हूँ कि आपका ऑब्जर्वेशन स्किल अच्छा चाहिए होम्योपैथी जब प्रैक्टिस कर रहे हो तब, तो दिस इज द केस कि वहां पे मैम का ऑब्जर्वेशन में उनको मसल इंड्यूरेटेड दिखे, एंड दैट rubric was her primary rubric which was got the place in her repetization chart. So nice of you, ma'am. Thank you. The next speaker of our today's session is none other than uh, who is my teacher, my guru, from whom I also learned Pathak repertory, and that is Dr. Anam Zahir. She is MD in homeopathy, has done postgraduate diploma in emergency medicine from Pune, and she is the double gold medalist, and she is the only person in homeopathy to whom I know who is having double gold medals. And आप लोगों को ये जान के खुशी होगी कि उनको एमडी का जो गोल्ड मेडल मिला था तो उसका सब्जेक्ट ही पाठक रेपर्टरी था. So we are honored to be have such a guest, such a speaker for today's session over here. मैडम के टोटल 6 क्लिनिक्स है पुणे में. मॉर्निंग उनके घर से उनकी ओपीडी स्टार्ट होती है. मैं उनके घर भी विजिट करके आया हूँ. तो मैडम का मॉर्निंग जो है उनके एक्सरसाइज के बाद में घर से उनकी ओपीडी स्टार्ट होगी, एंड पूरा दिन वो फिर एक ओपीडी से दूसरी, दूसरी से तीसरे, ऐसा पूरा करके फिर शी विल रिटर्न बाय नाइट एट होम. सो अगेन शी इज रनिंग हर Instagram channel and YouTube channel by the name of homeopathy.heals. If I have talked the name wrongly, then ma'am can correct that thing. बरोबर है. So she had very more than 10,000 followers across all social media. She remains very active and she uses Pathak repertory a lot. And she has a very good success ratio in skin diseases. What I follow her, and thank you, ma'am. वो जब भी कभी मतलब मैं जब शुरू में नया नया था प्रैक्टिस में, तो मैम कहीं आउट ऑफ स्टेशन रहे मैम के पास में, तब मुझे रूब्रिक भी पता नहीं थे, तो मैम कहीं चलते रहते थे और मुझे कॉल करते थे, बहुत से ऐसा ऐसा केस है, आप मुझे ऐसे रूब्रिक डाल के रेपर्टाइज करके मुझे रेमेडी बता दो कि कौन कौन सा आ रहा है. तो so and she is a very nice person and very much grounded. So I will invite her to start her session. Hello, good evening, everyone. I hope I am audible and visible to you all. Thank you so much, Bagal Boss. मेरा फाटक रिपोर्टरी का जुनून ही बागल बॉस से शुरू हुआ है.
और आई एम अ पर्सन हु इज यू नो सो वाइवेशियस, जिसके लिए पेशेंट की सुनना, उसके माइंड सिम्टम्स लेना, उसे इंटरप्रेट करना, देयर इज लॉट ऑफ जजमेंटल इश्यूज, क्योंकि पेशेंट बोलता कुछ है और हम उतना ही समझते हैं जितना हमको आता है। एंड हियर कम्स माय लव फॉर फाटक रिपोर्टरी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर पेशेंट को एज अ होल जानना है तो बहुत सारे बच्चे इसलिए एलोपैथी प्रैक्टिस करने लगते हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें माइंड देखना नहीं आता है। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू बागल बॉस के बहुत सारे बच्चे होम्योपैथी प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि फिजिकल जर्नल्स, पैथोलॉजिकल जर्नल्स से भी आप सिमिलिमम तक या उस टाइम की रेमेडी तक पहुंच सकते हैं। थैंक यू सो मच बागल बॉस इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए। थैंक यू। सो जल्दी से शुरू करते हैं। आप लोगों के केसेस, इतने सारे केसेस और डेडिकेशन देखने के बाद मुझे लगता है मेरे केसेस बहुत स्मॉल हैं, पर आई विश कि स्टार्ट करेंगे तो कुछ तो भी सीख पाएंगे। ओके, सो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। यस, ओके, सो या तो 2 ही केसेस है मेरे पास, बहुत ज्यादा आपने नहीं, तो बहुत प्रिस्क्रिप्शन ही छोटे-छोटे पहले से। बता दिया बेलाडोना 1M का। कोई बात नहीं ना, कोई बात नहीं ना, इट्स ओके। अभी देखिए सीखने वाली चीज ऐसी है। अच्छा है ना, प्रिजुडाइज रखूंगी तो अच्छा है ना, कुछ तो भी सीखने मिलेगा। ये केस अब भी हाल फिलहाल का है और इसका रिव्यू भी इंस्टाग्राम पे डाला था। फीमेल मुझे बोली दिन में कि मैम मेरे ना ब्रेस्ट में पेन हो रहा है और मेरे लेफ्ट साइड के ब्रेस्ट में पेन हो रहा है। तो मैंने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया, ये बात 11 बजे के आसपास की होगी। मैंने बोला कोई बात नहीं। शी कॉल्ड मी शाम को, सैटरडे की बात है, ये बहुत पुराना केस नहीं है। तो उसने मुझे बोला कि मैम मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और मैं छू भी नहीं पा रही हूँ। मैं यूजुअली फर्स्ट स्टेजेस में मेडिसिन में इसलिए नहीं देती हूँ क्योंकि आई लेट सिम्टम्स टू लोकलाइज फर्स्ट। क्या हो कि अगर मैं सिर्फ 2 सिम्टम पे दवाई दे दूं, मुझे पता नहीं पैथोलॉजी क्या है, विद केस इज गोइंग, और वो मेडिसिन काम नहीं करे तो पेशेंट वापस ही नहीं आएगा। पर शाम में जब उसका कॉल आया कि मैं टच नहीं कर पा रही हूँ और उसने मुझे बोला कि मेरा पेन जो है वो मेरे लेफ्ट ब्रेस्ट से मेरे लेफ्ट एक्सिला की तरफ जा रहा है, बहुत छोटू सा। मैंने उसको बोला कि भाई बेलाडोना 1M पानी में ले ले, शेक करके पीना शुरू कर। मैं बहुत ज्यादा मैं यूजुअली लोअर पोटेंसीज और फ्रीक्वेंट रिपीटेशंस वाले प्रैक्टिशनर्स में से रही हूँ। बहुत ही कम समय में आई हैव डेवलप्ड द लव फॉर हायर पोटेंसी, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू एक्यूट्स, एंड ट्रस्ट मी इट गिव्स, इफ योर रेमेडी इज करेक्ट, इट गिव्स वंडरफुल रिजल्ट्स। मतलब मैंने देखा है कि मेडिसिन आइबुप्रोफेन और पैरासिटामोल या एंजाफ्लाम से भी ज्यादा तेज काम करती है। कोई बात नहीं, मैं सैटरडे था, सैटरडे इतना हैवी रहता है ट्रस्ट, मैं उसको बोल के और मैसेज करके, और मैंने बोला ब्रोमियम ले ले TDS। चूंकि वो होम्योपैथी में थी तो वो ब्रोमियम के नाम से उसने मुझे ऐसा मुंह बनाया वीडियो कॉल पे, ऐसे ऐसे करके उसने मुझे बोला मैम ब्रोमियम। मैंने बोला खुद से लेती है या पंचायत करती है? तो बोली नहीं नहीं मैम मैं ले लूंगी। ठीक है, उसने 1 डोज रात में ली, एक दिन नेक्स्ट ली, अगले दिन वो फिर से आई। टू माई सरप्राइज, मेरे लिए, मैं आज ये केस क्यों शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये कुछ ऐसा है जो मैंने फर्स्ट टाइम देखा। ओके, ये मेरे लिए भी लर्निंग है। ओके, तो पेज 225 खोलेंगे। पेज 225 पे फाटक रिपोर्टरी में मैम एक्सिला 2, 255। एक ही रेमेडी है। मुझे भी जब ब्रोमियम दिखा ना तो मेरे को भी धक्का लगा, क्योंकि मैं तो अब तक सोच रही थी कि एस्थमा में, ग्लैंडुलर इन्फेक्शंस में इसमें ही दो, पर आईज कैन नॉट सी व्हाट माइंड कैन नॉट परसीव, राइट? तो जब मैंने देखा तो इट हैज स्वेलिंग ऑफ ओवरीज, मेंसेस अर्ली, प्रोफ्यूज, low spirited before menses, tumors in breast with stitching pain words left, and stitching pain from breast to axilla. So I got 3 symptoms then and there. ये मैं अपनी बिगिनर की स्पिरिट ही सोचूंगी कि मैंने बेलाडोना 1M दे दी, क्योंकि मुझे पेशेंट को आराम करना था। पेशेंट इज बिगिनर इन होम्योपैथी, आज उसे मेरी दवाई से फायदा नहीं होगा, कल वो होम्योपैथी प्रैक्टिस छोड़ देगी, कहेगी जब आना मैम दवाई देते हैं काम नहीं कर रही है तो हम क्या कर पाएंगे। And see, it is very clearly written that it is in left breast. So I covered the side, I covered the radiating where it is, and I covered the location. Okay, so she was perfectly fine next day. और उसने मुझे बोला कोई पेन नहीं है और सिर्फ 4 डोजेस थे। मैंने उसको बोला था मिनिमम 3 दिन लो और फिर बताओ, एंड शी वाज एब्सोल्युटली ओके। सेकंड केस पे आते हैं। इट इज एन अनदर केस ऑफ सोरियासिस। पेशेंट मेरे पास 32 ईयर ओल्ड का, और 1 साल से सोरियासिस था उसको।
what we call it as constitutional medicine, which I don't believe in at all, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा मूड बदलता है वैसे पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन भी बदल जाता है ना. आज I'm in a very happy environment, I had a very good number of patients, my tummy is full, I am depicting something which I am. Kal I might be having a rough day and I'll be behaving something else like some other person, right? So जैसे जैसे emotions, environments, situations बदलते हैं, ऐसे ऐसे so called constitutional remedy बदल जाती है. Definitely patient अपना कोर्स छोड़ता नहीं है, but I never stick a person to a remedy. मेरे मुंह से आज तक कभी किसी ने ऐसा नहीं सुना होगा ये सल्फर की तरह बैठा है, ये सेपिया की तरह बैठी है, ये ऐसे क्यों बैठा है, वो वैसे क्यों बैठा है. उसका मन है. और कोई पेशेंट, मुझे नहीं लगता जब तक 40-50 साल नहीं हो जाते प्रैक्टिस को, तब तक किसी को जज करना उसके, यू नेवर नो पेशेंट आपके पास किस स्टेट में आया है, पेशेंट कितना सफर करके आया है ना. और आप सोच लें कि वो एंग्शियस है, कि वो एंटिसिपेटेड है, कि उसे फियर ऑफ डिजीज है, फियर ऑफ इन्फेक्शन है, चेंज कर रहा है डॉक्टर्स को. एवरीवन हैज देयर ओन रीजन. ओके, सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि ही वाज ऑलरेडी ऑन सल्फर 0/5 और वो बहुत अच्छा था. ओके, बहुत अच्छा था. और सडनली मेरे पास आया, बोले डॉक्टर साहब ये तो सब बढ़ गए. आई शेयर द पिक्चर्स इन अपकमिंग स्लाइड्स. बोले डॉक्टर साहब ये तो बहुत बढ़ गए. तो मैंने बोला क्या हुआ? बोले मेरी बीवी ना मायके गई हुई है. ओके, नाउ हियर आई एम टेलिंग यू के पेशेंट बोलता क्या है और होता क्या है. ओके, उसने मुझे बोला कि डॉक्टर साहब मेरी तो ना बीवी मायके गई हुई है. तो मैंने बोला मायके जाने से तुम्हारा सोरियासिस के सारे पैच वापस आ गए. अब मेरा भी माइंड, मेरा भी दिमाग यही, मुझे भी लगा कि शायद सेपरेशन कन्फ्लिक्ट तो नहीं है ना. फिर मैंने पूछा आपकी शादी को कितना टाइम हो गया? दे वर लाइक 8 years 9 years. 8-9 years में बीवी के मायके जाने आदमी खुश ही होगा. ऐसा तो नहीं है कि सोराइना मतलब कि उसका सोरियासिस वापस आ जाएगा. देन आई आस्क्ड हिम कि आप अभी तो दवाई लेकर गए थे 10 days, क्या हुआ? बोल रहे कुछ नहीं, बैचलर हूँ, ले पार्टी, कल दारू वारू बहुत ज्यादा हो गई थी, बस वो दारू जो हुई ज्यादा लास्ट 2 दिन, उसके बाद से मेरे सारे पैचेस बढ़ गए. Now you see, कुछ नहीं करना है. Homeopathy is so easy, and I'm in love with this Phatak repertory. I've taken only 2 rubrics: psoriasis and food and drinks. Alcoholic drinks aggravate. Okay, the remedy comes phosphorus, ranunculus bulbosus, and sulfur. Sulfur already वो ले रहा है. Okay, so I gave him ranunculus bulbosus 200 के सिर्फ 5 doses. ओडी देती हूँ मैं यूजुअली, और एसएल देके मैंने कहा कि आप मुझे 8 दिन के बाद बताएं. यू कैन सी द बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर्स, एंड दिस इज इन जस्ट 8 days. हियर व्हाट माय लर्निंग वाज कि क्रॉनिक तो छोड़िए, एक्यूट छोड़िए, क्रॉनिक केसेस के एक्यूट एक्सर्बेशंस के लिए भी आप फाटक रिपर्टरी का इस्तेमाल कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि बस फीवर आफ्टर एग्रीवेट ले लिया, आपने फिजिकल्स ले लिए, एलिमेंट्स ले लिए, बहुत बहुत अच्छी बात है. वंस दोज हु नो हाउ टू यूज फाटक रिपोर्टरी, मतलब दे हैव ऑलरेडी वन द बैटल. लेकिन अगर क्रॉनिक केस चल रहा है, यहाँ पे मुझे भी ऐसा एक सवाल आया कि इफ सम रेमेडी इज गिविंग रिलीफ इन सर्टेन पोटेंसी, वी कैन इंक्रीज द पोटेंसी, राइट? बहुत से लोगों का ऐसा सवाल भी होगा कि भाई जब सल्फर पे बढ़िया चल रहा था तो सल्फर कुड हैव रिपीटेड 1 ml या 200 में दिया जा सके. इस सवाल का जवाब ये है कि सल्फर, इवन इफ इट इज इंडिकेटेड, इफ इट इज गिवन इन हाई पोटेंसी और लोअर पोटेंसी 30 के नीचे, कैन कॉज सीवियर एग्रीवेशन. एंड एज अ बिगिनर आई कैन नॉट अफोर्ड टू एग्रीवेट माई सोरियासिस पेशेंट. दूसरा, यहाँ हमें यह सीखना है कि when you are letting a deep acting remedy act in your case and it is acting well, you might need smaller remedies in between. Don't be so stiff and firm. Patient sulfur है तो sulfur से ही ठीक होगा, sulfur है तो, and you know उसके बाद patient वापस sulfur 0/5. And as you can see, मतलब to my surprise, psoriasis में 8 days में इतना beautiful result without any local ointment and topical. मतलब पेशेंट भी होम्योपैथी को मान रहा था कि ग्लैड के कुछ लगाया नहीं मैंने. So what we learned from this case is to know the cause. तो बीवी गई है तो डिसअपॉइंटमेंट इन लव या सेपरेशन एंजाइटी हो ऐसा जरूरी नहीं है. यू आस्क मोर. दूसरा, we can use Phatak repertory in any damn case, chronic, acute, subacute, emergency, anything. You name it and you have it.
तीसरी चीज ये है कि कभी भी हाँ, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है, फाटक रिपोर्टरी यूज करने में गड़बड़ कहाँ होती है। मुझे लगता है कि हम सब स्कोप के बारे में बात करते हैं, कभी फाटक रिपोर्टरी से अगर गड़बड़ होने के चांसेस हैं, तो वो गड़बड़ होने के चांसेस कम हो सकते। उसका सबसे बेहतरीन इलाज ये है, उसके लिए आपको आना चाहिए एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन ऑफ अ सिम्टम। बेसिक है, आपको पता होना चाहिए पैथोलॉजिकल जनरल के बारे में, आपको पता होना चाहिए बोगर्स की टोटलिटी के बारे में, क्योंकि बोगर की ही रिपोर्टरी की अल्फाबेटिक रिपोर्टरी है फाटक रिपोर्टरी। तो ऐसी क्या चीज है, एक केस अभी हमने एक पीसीओडी का देखा था, लेफ्ट का सर ने लिया था इससे पहले। व्हाट आई लव्ड अबाउट इट कि एक सिंगल सिम्टम को पैथोलॉजिकल जनरल बना दिया, क्योंकि पीसीओडी सिस्टमिक बीमारी है ही नहीं, इट इज अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर. So how beautifully the cyst of ovary has been raised from a particular symptom to a general symptom. That's how we should know how it is. For example, बहुत सारी चीजें हैं, पेशेंट कह रहा है लिकोरिया है, कैंट बाबा तो लेने ही नहीं देते लिकोरिया को, वो बोलते पीआईडी का केस है, लिकोरिया इज अ वेरी कॉमन सिम्टम, you think something which is uncommon, right, in a case. But imagine licoria, menses, constipation, sweat, your tendencies, your side, where your symptoms are going, your sensation, your modalities, your bizarre symptoms, your gestures, everything makes a human individualistic. तो सही वेपन सही समय पर इस्तेमाल होना जरूरी है. You should know where to raise a single symptom. एक सिंगल पर्टिकुलर सिम्टम को कब इतनी अहमियत देनी है कि आप उसे सर चढ़ा के पैथोलॉजिकल जनरल या आप उसे सर चढ़ा के जनरल सिम्टम बना लें. I hope I'm clear here. And so I had only 2 cases. Thank you so much, Bagal boss, for giving me this opportunity. मैम लोग आपके इतना अच्छे से सुन रहे हैं, सबसे हाईएस्ट नंबर अभी वॉच कर रहे हैं और आप अभी 2 ही केस पे रुक रहे हैं. और एक दो सिखा दीजिए प्लीज. और यू कैन टॉक रैंडमली अबाउट फाटक रिपीट्स. Yes, क्या ma'am, boss? please. हाँ, क्या बोले? SN, how many days did you give post this ranunculus? मैं I'm not getting. Ranunculus कितने दिन दी? नहीं, वो तो आपने 5 डोजेस दी ना ओडी. हाँ तो उसके बाद प्लेसिबो, आई मीन एसएल भी दिया ना. हाँ एसएल पे दिया ना. पेशेंट को बोलूंगी ये 5 गोलियां खा ले, मेरे को बंगाली बाबा समझेगा और ठीक भी नहीं होगा, बोलेगा क्या है. वो कितने दिन दिया आपने एसएल? दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग. प्लेसिबो 8 दिन. मैं 8 दिन के बाद बुलाती हूँ पेशेंट. मुझे पसंद है पेशेंट आते जाते रहे क्लिनिक में, मुझे बहुत पसंद है. फीस दे या नहीं दे, पर लोगों को दिखना चाहिए कि भीड़ चल रही है क्लिनिक. थैंक यू. Ma'am, the sulfur, first one prescription sulfur, was it, how did you take it, like constitutional or you used still Fatak repertory? Just wanted to know, ma'am. ये सवाल बढ़िया है. पेशेंट जो था जब आके बैठा, उसने बताना शुरू किया, ही हैड लॉट ऑफ ड्रीम्स, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, देख लेना, ऐसा बना लूंगा वैसा बना लूंगा, है ना. और स्वीट की क्रेविंग्स और स्वीट से बढ़ जाना उसके कंप्लेंट्स का, स्वीट क्रेविंग येट एग्रेवेशन, है ना. सो उस टाइम जो टोटलिटी आई ना वो सल्फर की थी. और कभी भी अगर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में, ये भी मैंने भी हाल फिलहाल में सीखा है, आई एम सच अ बिगनर कि अभी मैंने एलएम पोटेंसी भी ना 1.5 साल से देना शुरू किया. अब तक मैं 30 पोटेंसी ही देती थी. So we started with sulfur and sulfur 0/3 से I started और 0/5 पर ही था पेशेंट. और ये केस इसलिए शेयर कर रही हूँ मैं क्योंकि मेरे लिए बहुत नया है. रैननकुलस बल्बोसा, हम लोग क्या होते हैं ना, मैं बहुत प्यारी बात बताती हूँ. एक नई प्रैक्टिस शुरू करते हैं ना, और हमारे पास बहुत सारी मेडिसिन होती है. ओके, पेशेंट आता है, पेशेंट हमें बताता है कि ये मैं नई प्रैक्टिस का बता रही हूँ, फिर मैं आपको वर्सेस पुरानी प्रैक्टिस बताऊंगी. अब पेशेंट आके बोला और पेशेंट कह रहा है हाँ ठीक तो है, लेकिन यहाँ ऐसा लगता है ना यहाँ कुछ अटक रहा है. तो हम एबिस देने के लिए इतने पागल हो जाते हैं क्योंकि हमारे पास वो फार्मेसी में अवेलेबल है. आप समझ मेरी बात को. नई प्रैक्टिस भाई, नया खून है, नया मुल्ला वैसे इतनी नमाज पढ़ता है, तो हम पागल हो जाते हैं, कह रहे हमें दवाई देनी है. जब हम पुरानी प्रैक्टिस में आते हैं ना, तो पेशेंट कुछ भी बोलता है. जब हमें पता होता है कि पेशेंट इज बेटर बाय फिजिकल्स ना, आराम से बैठने का और रंग की एसल देने का. यू वोंट बिलीव, मेरे पास
ऐसा इतनी खूबसूरत खूबसूरत कलरफुल टैबलेट्स में है, 1 ग्रेन 2 ग्रेन 3 ग्रेन कोन्स अलग अलग डब्बों में है, और पेशेंट प्लेसिबो खाते हैं, वो भी खुश है और मैं भी खुश हूँ। सो मुझे लगता है होम टेकिंग टिप यहाँ से ये होनी चाहिए कि कब कौन सी दवाई नहीं देनी है ये पता होना चाहिए। कौन सी दवाई देनी है ये मेरे इंटर्न्स को भी पता है, इधर सिम्टम बोला इधर दवाई बताई, उन्होंने भी उतनी ही पढ़ाई की है, पर कहाँ अपने हथियारों को पकड़ के रखना है कि नहीं देनी है, द रेमेडी इज एक्टिंग वेल ऑलरेडी, थोड़ा और रुक जाते हैं। वो जो पेशेंस है ना, मुझे लगता है कि वो वक्त के साथ ही आता है। If I tell you my shortcoming, for me taking a case was a big task, because being a person who has lot of energy, to listen someone without judging them, without coming to a conclusion too sooner, और जैसे पेशेंट आके बैठता था ना, 2 सिम्टम बताता था, मेरे दिमाग में घूमने लगता था, कैलकेरिया कार्प। So the idea of removing calcarea carp from my mind and then listening to patient, it took me 11 years of practice and I'm still counting. नहीं दूंगी, नाउ आई हैव दैट फाइट इन माय माइंड के कैलकेरिया नहीं ही दूंगी, कैलकेरिया नहीं तो क्या। सो दिस इज समथिंग वी ऑल नीड टू लर्न अबाउट इट। किसी ने पूछा है कि बोगर फिलोसफी फॉर एनालिसिस, बागा सर आपने किया है ये बॉस, बोगर के फिलोसफी एनालिसिस इवैल्यूएशन? नहीं तो मैं ले लूंगी नेक्स्ट टाइम एक सेक्शन, एटलीस्ट फिलोसफी अगर क्लियर हो जाएगी तो नेक्स्ट टाइम आप ही लेना। हाँ, अगर बोगर की फिलोसफी क्लियर हो जाएगी ना, तो फाटक रिपोर्टरी विल बी ऑन योर टिप्स, एटलीस्ट ये पता हो जाएगा कि कौन सा शस्त्र कब उठाना है, और इजी हो जाएगा। अभी जैसे ना हम लोगों ने अभी तक अनम मैम को पकड़ के टोटल अभी तक हमने 3 स्पीकर्स देखे हैं, एंड इफ यू गो थ्रू द पोटेंसी which they are giving, the most common potency is coming up of 200C. So this is directly coming from Bogar sir only. So I think so, because I am also using whenever I am using Patak repertory, then I prefer to go with 200 potency, whether it is a chronic case or acute case. If it is very much emergency, then we can go 1M10M. मैंने एक चीज और सीखी है, पोटेंसी का भी ना अपना ही खेल है बॉस। आजकल आई एम गेटिंग रिजल्ट्स इन 6C। मुझे पेट्रोलियम 30 से इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले जितने 6C से। नेक्स्ट टाइम ना मैं आपको सिर्फ पेट्रोलियम 6C के केसेस दिखाऊंगी, अलग अलग केसेस, जस्ट पेट्रोलियम 6C। I have started using Natramur 6C in cases of headache. 200 में देते थे, OD देते थे, BD देते, पेशेंट ठीक होता था, but there is no relapse. And you know who was the fan of 6C? Dr. Burnett. Yeah, he's also one of my most favorite. Dr. Burnett was very much fan of 6C कि उन्होंने अपने 90% केसेस सिर्फ थ्यूजा 6C से किए। वो बोलते थे थ्यूजा तू जा, as simple as that. थ्यूजा तू जा, एक बार थ्यूजा दी, उसके बाद पेशेंट विल नेवर हैव अ रिलैप्स और अ रेमिशन। और हम पढ़ते क्या है, 1M में देंगे, 10M में देंगे, फिर CM में देंगे। तो so what we learn from others, what we study from books is entirely different what we practice. और मुझे लगता है वो डर निकलना चाहिए। मुझे आज भी डर लगता है लोअर पोटेंसी में सल्फर देने में। और मुझे लगता है वेरिएबल पोटेंसीज इस्तेमाल करनी चाहिए, वेरिएबल करनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है ना, मैं पेशेंट को पर्चे पे लिख के देती हूँ कि भाई एक काम करिए 12C वाली ले लेना, लीडामपाल। मेरे पास नहीं है। सेशन का 1 मिनट बाकी है, हम लोग रिजॉइन करेंगे ये खत्म होने के बाद में फिर से। थैंक यू आनंद मैम। ब्रोमियम का केस जैसे भी मैं बोल रहा था ना कि सिंगल रेमेडी जो रूब्रिक्स है, दे शुड बी यूज कॉशियसली, व्हिच आई एम ऑलवेज टेलिंग यू। लेकिन कॉशियसली यूज करने के बाद में मैम ने क्या दिखाया कि सिंगल रेमेडी रूब्रिक उठाया ब्रोमियम, व्हिच वाज ऑब्वियस इन द केस। She referred to Matremedica, and that Matremedica was showing the ancient totality. So this is the thing, अगर आपको ये मिलता है तो वो सिंगल रूब्रिक, सिंगल रेमेडी will work for sure. नेक्स्ट सेक्शन में ये लेंगे मैम। डन। Thank you so much. Thank you everyone. Thank you ma'am. Thank you so much. Thank you. मैम बोल रहे थे ना एक केस में अपना सोराइसिस के केस में कि वो उसका ड्रीम ये बोल रहा था, वो बोल रहा था, तो इसके लिए रूब्रिक के फाटक में एयर कैसल सी मैंने डाला था, तो आप देख लेना एयर